तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की तरफ। और अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बेटर तरीके से डिटेल्स जो हैं वो पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आगे आइए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे चार्टर एक्ट की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या किया गया, दिस वॉज द लास्ट दिस ओके दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन। और यहाँ पे क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया, और ये फाइनल स्टेप था। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया कि अब जो चीज़ें हैं, जो टेंडेंसी है वो सेंट्रलाइज कर दी जाएगी, और यहाँ पे जो कंट्रोल है वो कम्प्लीटली दे दिया जाएगा। The feature of this act were as follows. It made the Governor General of Bengal as Governor General of India and vested him all the civil and military powers. मतलब गवर्नर जनरल ऑफ आपकी जो बंगाल थे, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और इनको पावर दे दी गई, किन किन चीज़ों की पावर दे दी गई, यहाँ पे सिविल एंड मिलिट्री, यानी सिविल और मिलिट्री की पावर्स दी गई। और किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहाँ पे बनाया गया है द गवर्नर विच अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पॉसेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, यानी उतनी टेरिटरी जहाँ पर ब्रिटिश की जो हुकूमत थी वो थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आप इसको याद कर लीजिए, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट deprived द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। और इसी के साथ साथ जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं और जो मद्रास थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको छीन लिया जाता है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव राइट्स। और यहाँ पे क्या होता है कि डिप्राइव हुआ, डिप्राइव्ड किसका डिप्राइव किया गया, लेजिस्लेटिव पावर्स का। कौन कौन से लोगों का, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे का, और किसका, एंड मद्रास। तो यहाँ से इनकी जो पावर है उसको डिप्राइव कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एंटायरली ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो वही कह रहा है कि सारे ब्रिटिश इंडिया की उनको पावर दे दी गई। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। और जो प्रीवियस एक्ट में थे, यानी इससे पहले वाला जो एक्ट आया हुआ था उसमें प्रीवियसली क्या थे, इनको क्या कहा जाता था, उनको रेगुलेशंस किया जाता था, रेगुलेशंस कहा जाता था। लेकिन अब जो लॉज इसमें बनाए जाएंगे, यानी नाउ लॉज, अब जो लॉ बनाए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको एक्ट्स कहा जाएगा। ठीक है, अब उनको कानून कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा, पहले रेगुलेशन कहा जाता था। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कॉमर्शियल बॉडी। और अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक कॉमर्शियल बॉडी के रूप में काम कर रही थी, वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या हो गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। और इट प्रोवाइडेड द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर held by it in trust of His Majesty, His heirs and successor। और अब जो टेरिटरी पॉसेस की गई है वो किस पे होगा कि इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स, यानी जो ब्रिटिश हुकूमत जो राज कर रही है ब्रिटेन में, जो किंग है, क्वीन है, जो किंगडम चल रहा है, अब उनकी मैजेस्टी यानी जो राजा हैं या रानी हैं, और उनके आने वाले हायर्स यानी उनकी आने वाली पीढ़ियों के नाम से, उनके सक्सेसर के नाम से ये जो है अब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भारत का होने वाला है। मतलब आप देख रहे हैं कि जो पहले कॉमर्शियल पर्पस के लिए आई थी, अब यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। और यहाँ अभी तो एक चीज़ और देखेंगे कि 1857 वाला भी सिस्टम यहाँ पे आएगा, तो वहाँ इनको और ज़्यादा धक्का लगता है। ठीक, एंडेड कॉमर्शियल और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं एंडेड कॉमर्शियल। आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ करता है कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए
सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन होने लगा कि अब जैसे आप लोग अभी देते हैं एग्जामिनेशन ना, वैसे ओपन कंपटीशन यहाँ पे अब होगा। और इनिशियली क्या होता है कि इनिशियली इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, लेकिन जब ये एक्ट आया हुआ था 1833 का, तो इसमें शुरू में इनिशियली क्या हुआ कि इनिशियली इंडियंस भी पार्ट ले सकते थे, इनिशियली इंडियंस जो है वो पार्ट ले सकते थे, लेकिन लेटर क्या होता है, लेटर नहीं ले पाए। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो ये कहते हैं कि अगर हम इंडियन को ऐसी पावर दे देते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे हिस्सा बन जाए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाए, तो ये तो वही होगा जिनके ऊपर हम राज करने आए हैं, वही हमारे साथ राज कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ नहीं होने देंगे हम। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया, कह दिया कि हाँ ये चीज़ आपकी ठीक है कि ओपन कंपटीशन होगा, बट द ओपन कंपटीशन वुड ओनली फॉर द ब्रिटिश पीपल, जो कि फॉरेनर्स हैं, इंडियन के लिए ये चीज़ नहीं होगी, यानी इंडियन इसमें हिस्सेदारी नहीं ले सकते, एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि राइटिंग और बेटर हो लास्ट वाले एपिसोड से, लास्ट वाले सीरीज लेक्चर से, क्योंकि जिससे आपको एक बार मेहनत करना हो तो अच्छी तरीके से आपको भी समझ में आए, पहली बार जो देखे उसको भी समझ में आए, तो धीरे धीरे थोड़ा राइट करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर्स एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो 1853 का था ये लास्ट था, जो सीरीज़ यहाँ पे आई, जैसे कि कौन कौन से सीरीज़ में थे, चार्टर एक्ट 1793 देखेंगे, 1813 देखेंगे, 1833 देखेंगे, 1853 देखेंगे। तो यानी ये जो सीरीज़ आपकी चार्टर एक्ट की चल रही थी ये इसकी लास्ट सीरीज़ थी, ये लास्ट इसका एक्ट था। अब यहाँ पे क्या होता है, इट वॉज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है, यानी इंपॉर्टेंट है। द फीचर ऑफ दिस एक्ट्स वर एज फॉलोज, और इसके जो फीचर्स हैं वो कैसे थे, एज फॉलोज। सबसे पहले अगर आप देखेंगे पहला, तो इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल। और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर के काउंसिल का, उसको सेपरेट किया गया। सेपरेशन होता है किसका, गवर्नर के जो काउंसिल है, गवर्नर के काउंसिल के पावर का सेपरेशन यहाँ पे होता है, ठीक। किस चीज़ों में होता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी अब लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर, और यहाँ पर क्या होता है 6 न्यू मेंबर ऐड किए जाते हैं। अब इन 6 न्यू मेंबर में कौन कौन होते हैं, कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर, जिनको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहते हैं, ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। और इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। इन अदर वर्ड, इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ पे नया गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वो जो है सेटअप किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फिर ये इसने क्या इस्टेब्लिश किया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप किया इसने, ठीक है। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट, और जो ये लेजिस्लेटिव विंग है ये फंक्शन कैसे करता है, मिनी पार्लियामेंट के रूप में, मिनी पार्लियामेंट के रूप में। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यहाँ पे ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो किया गया जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया जाता है। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज आ, और इस वजह से जो लेजिस्लेशन है वो पहली बार एज आ स्पेशल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इसको समझा गया कि एक स्पेशल फंक्शन है,
यानी यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसको भी तवज्जो दी गई। जो पहले सब उसमें खिचड़ी बना के रखे थे ना, अब उसको थोड़ा थोड़ा अलग कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, वो कन्फ्यूज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेजिस्लेचर में हमारा क्या आता है, लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट आता है, ठीक है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ तो एग्जीक्यूटिव में हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कैबिनेट आता है, जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हमारे साथ क्या होती है कि क्या एग्जीक्यूटिव पार्ट है लेजिस्लेचर का? बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट से ही आपका वो चुन के गए हुए हैं, पार्लियामेंट से ही सिलेक्ट हुए हैं, कैबिनेट बनी है, पार्लियामेंट के पार्ट हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? लेजिस्लेचर को। यानी आपको पता है कि जो कैबिनेट काम कर रहा है, जो मंत्री काम कर रहे हैं, जो आपका मुख्यमंत्री या स्पेशली पार्लियामेंट की बात करूं तो प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट के लिए। वो जब लोकसभा में बैठते हैं, सदन में उनकी मीटिंग होती है, वो ब्रीफिंग देते हैं, बताते हैं, जो सेशंस चलते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, अपोजिशन क्वेश्चंस वगैरह करता है ना, तो ये चीज़ है। और एग्जीक्यूटिव में बस इतना ही समझिए कि जैसे आपके घर में एक रूम है और आपका पूरा घर है, ठीक है। अब आपका पूरा घर है तो उसमें 2-3 कमरे होंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग कमरे होंगे। अब उसी घर में ही एक कमरा है आपका एग्जीक्यूटिव का, एक कमरा है आपका जहाँ सब हैं, ऐसे अपोजिशन है और सब एमपीज़ वगैरह हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव वाला कमरा समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा पावरफुल कमरा है, वो आपके पापा का कमरा है, यही देश के पापा जो देश को चला रहे हैं, ठीक है, वो पापा वाला कमरा है। और जब वो पापा वाला कमरा है तो पापा जो काम करते हैं हम सबको बताते हैं कि हाँ भैया ये हो गया, वो हो गया घर में। लेकिन पापा पार्ट हैं घर के, पर पापा का कमरा तो अलग है ना। ये चीज़ आपको बस समझनी है, और कुछ ऐसी बात नहीं है उसमें, ठीक है। वहीं से सेलेक्ट होके गए हैं। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ठीक है, 1853। इसने क्या किया? इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज वाज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। और यहाँ से क्या हुआ कि अभी आप लोगों ने क्या सुना था, अभी आप लोगों ने सुना था कि पहले तो सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन हुआ, लेकिन अब सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी लिया जाएगा कि इंडियंस जो हैं वो आ करके यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली द मैकॉले कमेटी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड। और यहीं पर क्या होती है, मैकॉले कमेटी का गठन होता है, ओके। एस्थेटिक नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैकॉले कमेटी अपॉइंट की जाती है 1854 में। चलिए, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और यहाँ पे अब जो कंपनी है उसके रूल को और एक्सटेंड किया जाता है कि हाँ आप राज करो, लेकिन आप जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश क्राउन के लिए। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड। पर यहाँ पे अब पार्टिकुलर पीरियड आपने लास्ट वाले में मैंने आपको किस में बताया था, आप कमेंट करके बताइए, पिछली वाले लेक्चर में, कि 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब कोई ऐसा पीरियड नहीं दिया गया, ठीक है, कि आपको इतने टाइम पर बढ़ाया जाएगा। एक्सटेंड तो किया इसने, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड नहीं दिया गया। अब टाइम पीरियड नहीं दिया गया तो इसका मतलब हो सकता है आज भी छीन ले, हो सकता है बाद में भी छीन ले, और बाद में छीना ही जाता है। वो अभी आप देखेंगे कि 1854 की बात हो रही है, 1853 की बात हो रही है, और फिर 1858 में आकर के तो फिर हटा ही दिया जाता है। Unlikely previous charter, this was clear indication that company's rule could be terminated at any time of the parliament, like कभी भी हो सकता है। It introduced for the first time local representation in Indian। और यहाँ पे पहली बार क्या आता है, तो यहाँ पे आता है पहली बार, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ गवर्नर्स काउंसिल
जिसमें से 4 मेंबर कौन होते हैं? 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे पहली बार क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो हैं गवर्नर जनरल के काउंसिल के ऐड किए जाते हैं। और उसी के साथ ये कहाँ कहाँ से होते हैं? 4 मेंबर इसमें लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल और आगरा हो गया। तो ये चीज़ आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये मैंने आपके लिए एक और नोट्स बनाया हुआ है, तो इसमें सारी डिटेल्स मैंने अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, ठीक है। तो 4 मेंबर यहाँ पे आते हैं। 6 मेंबर की वैसे ये जनरली काउंसिल होती है, ठीक है। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर। सिक्स न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर, जिसमें से 4 कौन होते हैं? मैं तो जो लिख देता हूँ ना उसके बाद खुद ही समझ में नहीं आता क्या लिखा है भाई। 4 मेंबर हो गए आपके, कहाँ से होते हैं ये 4 मेंबर? लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, ठीक है। जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, अब ये लिख दूँ मैं तो वैसे आप समझ जाइएगा, ठीक है। एम ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे एम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। एक आगरा आपको कम समझ में आएगा नहीं, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है, ऐसे समझ जाइएगा। एम से मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, आगरा। अब दोस्तों यहाँ से एक नया अध्याय चालू होता है, और वो जो नया अध्याय है दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस नए अध्याय की तरफ। ये नया अध्याय क्या है दोस्तों? द क्राउन रूल। अब यहाँ पे शुरू होता है द क्राउन रूल, जो कि 1858 से शुरू होता है 1947 तक। 1858 से 1947 तक। अब इसमें सबसे पहला क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और यहाँ पे सबसे पहला कौन सा आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जो आता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? द सिग्निफिकेंट एक्ट, दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था उससे झटका लगता है और उस वजह से ये आता है। ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपॉय म्यूटनी। और जो सिपॉय म्यूटनी हुई थी दोस्तों, सिपॉय म्यूटनी, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ सिपॉय म्यूटनी, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI समझ सकते हैं आप। अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। और अब यहाँ से शुरुआत क्या होती है? इसने अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और वेस्ट किया पावर, यानी वेस्टर्न मतलब दे दिया होता है, देना होता है, या ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और अब किसके पास पावर चली गई? क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। किस किस चीज़ की पावर गई ये भी आपको लिखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज़, जो सारी टेरिटरीज़ उनके अंतर्गत थी अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो गई और ब्रिटिश क्राउन की हो गई।
और रेवेन्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत आ गई, ये डायरेक्ट और डायरेक्ट क्राउन के अंदर में आ गई हैं। सेकंड की बात करते हैं, द फीचर्स। अब फीचर्स इसमें क्या क्या हैं दोस्तों, द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि वरना फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी ना नोट्स पढ़ने में। फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। अब फीचर्स की हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें फीचर्स कौन कौन से दिए हैं। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंस फोर्थ वॉज टू बी गवर्नड बाई एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। अब हर मैजेस्टी के नाम से, हर मैजेस्टी मतलब अब क्वीन के नाम से ये जो है इंडिया गवर्न की जाएगी। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइस राय ऑफ इंडिया। और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से उनको बना दिया जाता है वाइस रॉय, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक, अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट, और किसको बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाते वक्त ह्यूमन एरर हो जाती है ना, तो उसको माइंड मत कीजिएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है या वो गलत है। आप थोड़ा सा बुक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक अपने साथ रखिए, बुक खरीद लीजिए। बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नोट्स इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप दोबारा से देखेंगे तो इतना बड़ा आपको समझना नहीं पड़ेगा। आपको धीरे धीरे देखेंगे, अच्छा गवर्नर जनरल है, ये है, ऐसा है। और शॉर्ट में भी लिखा हूँ तो चीज़ें आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग बाद में लगेंगी, इसलिए बुक आप देखते रहिए। It ended the system of double government by abolishing the board of control and court of director। और यहाँ पे डबल गवर्नमेंट जो थी, डबल गवर्नमेंट वो एंड हो जाती है, अबॉलिश कर देता है ये, क्योंकि अबॉलिश किसको अबॉलिश कर देता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ से अब अबॉलिश हो गया है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, और यहाँ पे अब ये क्या करता है कि भाई साहब ये नया ऑफिस बनाते हैं। न्यू ऑफिस किसका, न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब नया ऑफिस बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का। वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको कंप्लीट अथॉरिटी दी जाती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे कंट्रोल करेंगे ये। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये कौन होंगे, मेंबर होंगे। मेंबर किसके होंगे ये, ब्रिटिश कैबिनेट के, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये लिख देता हूँ मैं। वैसे ये जनरल सी बात है कि अगर किसी को रखा जाएगा तो भाई रिस्पॉन्सिबल होगा ही। इट एस्टैब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को ये जो है इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसका काम क्या है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होती है, एडवाइजरी रोल्स इसके होते हैं। एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज चेयरमैन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका चेयरमैन बनता है। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, कि अब वो सू कर सकता है। सू मतलब किसी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, या उसके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, यानी दोनों जगह। ठीक है, यानी इंडिया में भी वो शू किया जा सकता है और इंग्लैंड में भी शू किया जा सकता है, या वो किसी और को जो और ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए वो शू कर सकते हैं, यानी शू, शूड एंड, ओके लेट मीन बीइंग शूड। फिर यहाँ पे क्या होगा, बीइंग शूड और स्विंग। तो ऐसे ही इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। द एक्ट ऑफ 1858 वॉज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड। और जो
58 का होता है ना, जनरली ये इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चल रही है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है हमारे इंडिया में, उसको लार्जली कंट्रोल किया जा सके इंग्लैंड में बैठे बैठे, यानी इंग्लैंड से उसको कंट्रोल किया जाए। बेसिकली इसका जो फॉर्मेट है कि पहले तुम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, तो फिर ऐसा हुआ कि हमारा तो अथॉरिटी थी, हमें हमारी जो है तुम रिस्पॉन्सिबल थे, हमें बताते ही थे, हमारी जो है पूरी अथॉरिटी उसमें थी, कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन अब इसमें वहाँ पे बैठ के यहाँ कंट्रोल करना और यहाँ वाले वहाँ रिपोर्ट करें, वो शू किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ से अब थोड़ा कठपुतली वाला काम चालू हो गया कि अब हाथों में अपने ऐसे धागा बांध के इंग्लैंड में बैठ के ऐसे ऐसे नचाएंगे, अपने हाथों की कठपुतली बनाएंगे। तो अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, और इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। बड़ा बढ़िया बॉक्स बन गया इसका भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पेज भी देखना पड़ेगा, वरना फिर इतने में तो हो ही जाएगा आई थिंक, A4 साइज, क्योंकि आपको नोट से भी तो देखना है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे A4 साइज में। तो चलिए दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, पेज 2 ले लेता हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, और जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होता है तो यहाँ पे अकल ठिकाने आ जाती है ना ब्रिटिश क्राउन की को भी, आप तो कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलती रहेगी तब तो एक दिन हमारे हाथ से इंडिया जो है वो निकल जाएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर कंट्री। तो यहाँ पे अब जो चैलेंजेस इन लोगों के सामने आए ना, कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर चीज़ें अगर हम ही मैनेज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हम मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब हमें इंडियन की ज़रूरत पड़ने वाली है। वी नीड इंडियंस, इंडियंस की नीड उनको हुई कि अब हमें इंडियन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये समझने के लिए, जानने के लिए और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। वरना फिर अगर हम ही करते रहेंगे किसी दिन और रिवोल्ट हो जाएगा, हम इनके कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, हम इन ये क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, किस डायरेक्शन में ये जाते हैं, तो देखेंगे हमारे इंडिया में और ब्रिटेन में या वेस्टर्न नेशंस में बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजीज़ की डिफरेंसेज हैं, कल्चरल डिफरेंसेज हैं। तो ये कहते हैं कि इंडियन की हमें अब ज़रूरत है। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यहाँ पे 3 ऐसे एक्ट लाए जाते हैं। 61 हो गया आपका, फिर इसके बाद 62 आता है, और आपका क्या आता है, जस्ट अ मिनट आई विल राइट इट आपके लिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन परसुएंस ऑफ दिस ब्रिटिश पार्लियामेंट 1861, 1892 एंड 1909, यानी ये जो हैं इतने एक्ट्स लाए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट्स वर एज फॉलोज। इट मेड ए बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। और यहाँ अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को एसोसिएट किया जाएगा, एसोसिएटेड या इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। दस प्रोवाइडेड द वाइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस, और ये करेगा कौन, वाइस रॉय नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट
सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, और नॉमिनेट जो करेगा वो कौन होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। बाद में चल के इनको ऑफिशियल भी बनाया जाएगा, लेकिन वो आगे होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, उनका जो काउंसिल है एक्सपेंडेड उसमें। उसके बाद फिर 1862 का दौर आता है, और जो लॉर्ड कैनिंग हैं, लॉर्ड कैनिंग जो उस समय वाइसराय थे, नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को ऐड किया, क्या इंक्लूड किया अपनी काउंसिल में। कौन थे, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस को, महाराजा ऑफ पटियाला, और उसी के साथ साथ सर दिनकर राव, सर दिनकर राव को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। सेकंड की बात करता हूँ, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, और इसने डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट किया कि अब जो लेजिस्लेटिव पावर है रिस्टोर किया जाएगा बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। यानी आपको पता है कि बॉम्बे और मद्रास की पावर ले ली गई थी, और इसको क्या कर दिया गया था, बंगाल को ज़्यादा सुप्रीम कर दिया गया था। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चालू हो गया कि जो एक जगह सेंट्रलाइज पावर थी कि बंगाल में ही थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, वो बंगाल वाला ही सबका राजा हो गया। तो अब यहाँ इसको हटा करके थोड़ा सा एक्सपैंड किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर है, और ब्रिटिश क्राउन को पता है कि अगर हम एक जगह सेंट्रलाइज करके पावर को रखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम बंगाल में आ जाएं और कल जा कर के कहीं मद्रास में, फिर नीचे मद्रास हो गया, उधर मुंबई हो गया, बॉम्बे हो गया, एकदम वेस्ट में, एकदम साउथ में, हम एकदम ईस्ट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो सकती हैं, और लोगों में फिर इसी प्रकार की कोई और म्यूटनी हो जाएगी, तो हमारा तो और नुकसान हो जाएगा, और हमारे ये जो लूटने वाले ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से अब बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास को भी दोबारा से तवज्जो दी जाने लगी। ठीक है, टेंडेंसी फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, किससे, जो आपको मैंने बताया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुआ था कि बंगाल को ही सुप्रीम पावर दे दी गई थी, एंड रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द चार्टर एक्ट 1833, यानी धीरे धीरे वो बढ़ता रहा 1833 तक। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937, और 1937 आते आते कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी हो गई थी कि अब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो हम फेडरलिज्म का पालन करते हैं। आपका लैंड क्या है उससे आप हमें मतलब नहीं है, टैक्सेस जो हैं लिकर वगैरह से आ रहे हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, सेंटर से कुछ है परसेंटेज देना पड़ता है, ये चीज़ दूसरी है। लेकिन यहाँ पे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, हेल्थ केयर है, ये स्टेट के अंदर आती हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे किया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर इस्टेब्लिश 1862, 1886 और 1897। और यहाँ पे नए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ऐड किए गए। तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल आया, किसके लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। ठीक है, और डेट उसमें आप देख लीजिएगा। इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू मेक रूल्स, और एम्पावर किया इसने वाइसरॉय को, क्योंकि वो रूल्स बना सकते हैं अब, टू मेक रूल्स एंड orders for the more convenient transaction of business of the council. It also gave a recognition to the portfolio system, और यहाँ से पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये भी आ सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब से आया है। इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा ये
इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, बाय लॉर्ड कैनिंग 1859 में। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वॉइस रॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स। अब इसके अंतर्गत क्या होता था कि एक जो मेंबर होगा, मेंबर ऑफ वॉइस रॉय काउंसिल्स, वॉइस रॉय के काउंसिल का एक मेंबर, वन मेंबर कि यहाँ से जो मेंबर होगा, वन मेंबर ऑफ वॉइस रॉय काउंसिल, वो क्या करेगा, वन मेंबर ऑफ वॉइस रॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। तो ये इंचार्ज बनाए जाएंगे एक और मोर डिपार्टमेंट के, ठीक है, वन और मोर डिपार्टमेंट of government and was authorized to issue final order on behalf of council on the matter of his department। और फिर वो उस काउंसिल के बिहाफ पर सारे मैटर्स पर अपने डिपार्टमेंट को जानकारी देंगे या रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये एम्पावर करता है वॉइस रॉय को, फिर से यहाँ पे एम्पावरमेंट होती है किसकी, वॉइस रॉय को, वॉइस रॉय की किस से रिलेटेड, सो जस्ट अ मिनट। वन मेंबर वॉइस रॉय काउंसिल, सो इट स्टॉप्ड वर्किंग, पेंसिल हमारी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी सी कि अगर ये चल जाती है, वरना फिर हम आगे ही पढ़ा पाएंगे आपको। और डू नॉट वर्क वाइल चार्जिंग, मैं सोचा कि चार्ज करते वक्त चलेगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है।